नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इसका सोल्यूशन वीडियो उपलब्ध कराया जाए, तो यहाँ पर हम आपके सामने इसका सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं। 18 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर 6 हमने आपको उपलब्ध कराया था, उसका सोल्यूशन वीडियो यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आए। दोस्तों इससे पहले हम 18 प्रश्नों के 5 मॉडल पेपर पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देख लो, क्योंकि 20+ नंबर लाने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपके 20+ 22+ नंबर आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके 25 में 25 नंबर भी आ सकते हैं, अगर आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे टॉपिक के समझ लिए। जितने भी यहाँ पर मॉडल पेपर कराता हूँ वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको आप ज़रूर किया करिए। पहले अपने से कीजिए, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन वीडियो उपलब्ध कराता हूँ। शुरू करते हैं आज का वीडियो, मॉडल पेपर 6 का सोल्यूशन वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा था, √1296 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इसके ऊपर लगा स्क्वायर, यानी 1296। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1296 का वर्गमूल क्या होगा। तो 1296 का वर्गमूल होगा 36। 36 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर लगा स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। ठीक, अब ये बताओ 36 किसका वर्ग होता है? ये 6 का होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन में दिया नहीं है 6, मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह आपको 6 कर लेना है, तो ये 6 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी शंकु की मात्र ऊंचाई को 2 गुना किया जा रहा है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई r²h। अगर इस h को हम क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो ये लो भैया हमने कर दिया दोगुना। ठीक, अब ये बताओ इस पूरे आयतन पे क्या फ़र्क पड़ा? इस पूरे आयतन पे आप देखो, ये था जब हमने ऊंचाई को दोगुना नहीं किया था, ये है जब हमने ऊंचाई को दोगुना कर दिया है। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि शंकु का जो आयतन है वो भी दोगुना हो गया है। पहले यहाँ पर इतना था, अब यहाँ पर ये 2 बढ़ जाएगा, तो ये मान चलो 2 गुना हो गया। यानी ऊंचाई को 2 गुना करने पर शंकु का आयतन क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है। अगर आपका क्या हो जाए कि मान के चलो कि ये कह दे कि आपकी ऊंचाई 2 गुना ना कहे, ये कह दे कि आपका त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए। क्या कर दी जाए? त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में शंकु का आयतन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर ये त्रिज्या है आपकी 1/3 पाई, r को हम 2r कर दें h। जब इसको खोलेंगे तो 1/3 पाई 4r² h। आपने देखा जब त्रिज्या ऐसे ही थी तो ये था आपका आयतन, और जब त्रिज्या को 2 गुना किया गया तो ये 4 निकल के आया है। यानी अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, ऊंचाई की जगह अगर कहीं त्रिज्या होती कि त्रिज्या को 2 गुना कर दो तो शंकु के आयतन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो शंकु का आयतन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें यहाँ समझ लो कि क्योंकि कुछ भी आ सकता है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 2 समान समलंब को मिलाने से क्या बनेगा? तो 2 समान समलंब को मिलाने से आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आगे देखो अगला यहाँ पर प्रश्न है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाज़ों में 50 डूब जाते, तो समुद्र पार जाने वाले जहाज़ के डूबने की क्या प्रायिकता होगी? देखो यहाँ पर टोटल आउटकम आपके कितने हैं? टोटल यानी जहाज़ कितने हैं? 100। और कितने जहाज़ के डूबने की प्रायिकता पूछी जा रही है? 50 तो डूब गए, और जो पार जा रहे हैं उनके डूबने की क्या संभावना? 50/7 या 50/100 ये आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, sin 60 + cos 60। यानी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू रखनी है और आपको आंसर निकल आएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जाकर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को याद करने का आसान तरीका देख सकते हैं। ऐसा तरीका ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों को सॉल्व कर लो, √3 + 1/2।
ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है कि एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई r और ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूला रख दो। अब हमारे पास यहाँ पर देखो केवल ऊंचाई दे रखी है और आयतन दे रखा है। तो हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए ऊंचाई भी चाहिए और त्रिज्या भी चाहिए। तो त्रिज्या को हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? त्रिज्या को हम निकालेंगे आयतन से। यहाँ पर हम रखते हैं आयतन। आयतन क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो आयतन 96 पाई दे रखा है, ये पाई r स्क्वायर h 15 दे रखा है। तो पाई पाई तो पहले ही काट दो। ठीक, अब 96/15, तो 96/15 कर लो, क्योंकि ये 15 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा r स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो। तो 15 छक्का 90 और 6 बचा, 15 चौको 60 r स्क्वायर। ठीक, अब r की वैल्यू √6.4। ठीक, अब रूट 6.4 इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो आप 6.4 की वैल्यू स्क्वायर रूट इसका निकाल लो वर्गमूल, तो ये करीबन आएगा 2.54। अब सीधे सीधे 0.8 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे 64 है, ये तो 8 का होता ही है, तो 0.8 लिख दो। लेकिन 0.8 नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 0.8 का करके देखोगे तो ये आएगा 0.64 आएगा, और हमें यहाँ क्या चाहिए 6.4, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 2.54 आएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर देखो त्रिज्या भी निकल आई और ऊंचाई आपकी प्रश्न में ही दे रखी है। तो हम इसके संपूर्ण पृष्ठ वाले फॉर्मूले में ऊंचाई और त्रिज्या को रख के देख लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर जो हमने इसका फॉर्मूला बताया था 2 पाई r h प्लस आर। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमने निकाला 2.54, ब्रैकेट के अंदर h आपका था 15 और r हमने निकाला 2.54। ठीक, अब आप इसको सब जितना है ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 22 × 2.54 × 15 2 17.54। ठीक, 17.54। अब क्या करोगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा 280.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ये संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए कि हमने पहले क्या किया। हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है। अब हमारे पास प्रश्न में ऊंचाई तो दे रखी लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी, लेकिन आयतन दे रखा। अब आयतन से हमने त्रिज्या निकाल लिया और इसमें वैल्यू पुट कर दी, आंसर आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर क्या कही जा रही है कि x² - 2x - 48 = 0। इसको हल करना है, इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देख लो ये 48 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 2x को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि हमें 48 मिल जाए गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर हमें 2 मिल जाए। तो ऐसी संख्या है 8 × 48, और 8 को 6 में माइनस करोगे तो 2 मिल जाएगा। -8x प्लस का 6x - 48। अब इन दोनों में ले लो कॉमन, तो इन दोनों में जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा -8। ठीक, इससे हमने x लिया तो 1x बचा, -8x से x कॉमन लिया तो -8 बचा। अब यही x - 8 उठाकर यहाँ रख दो बराबर 0। यहाँ पर है +6x, यहाँ हमने ले लिया x, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 6। एक ब्रैकेट में x + 6, दूसरे ब्रैकेट में x - 8 = 0। अब x + 6 = 0 अलग कर लो, x - 8 = 0 अलग कर लो। x की वैल्यू आ गई 8, इधर से आएगी x - 6, तो हम सदैव प्लस वाली वैल्यू रखते हैं।
तो यहाँ पर आपके सामने x इक्वल टू 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी कभी आप दोनों लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर का कैसा मोड है कुछ पता नहीं चलता कि आपने दोनों निकाली तब नंबर देगा कि एक ही पर नंबर दे देगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो अगला यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192। किसी संख्या, मान लो संख्या है x, इसके वर्ग का, ये कर दिया वर्ग का 3 गुना, ये कर दिया 3 गुना, कितना है 192 है। तो संख्या ज्ञात करो। संख्या मतलब x ज्ञात करो। एक्स स्क्वायर 192/3, ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 18 3 चौको 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। अब सीधा अगर हम कहें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक, एक्स स्क्वायर अगर 64 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि ये 8 कैसे आया, तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ। वैसे ये बताने लायक चीज़ है नहीं। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 64 का रूट लग जाएगा, और 64 का रूट लगेगा तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो 8 का वर्ग होता है वो 64 ही होता है। आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चक्रीय चतुर्भुज की कोई 2 विशेषताएं बताओ। तो चक्रीय चतुर्भुज आपको मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वो वृत्त के अंदर होता है। चक्रीय चतुर्भुज की चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करती हैं या कहते हैं स्पर्श करती हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब 3 विशेषताएं मैंने बता दी, यहाँ लिखनी है 2। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है, उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर हमें चाहिए कि हमें परिधियों का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, मान लो पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, और इसका क्या है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2। ये क्या है, ये दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है। ठीक है, ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, और ये कितना हो गया, ये 64 गुना है। तो दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी इसका 64 गुना है। ये चीज़ समझ में आ गई। साफ साफ प्रश्न में दिया दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना, तो ये 64 गुना कर दिया गया। ठीक, अब पाई पाई से काट दो, यहाँ पर बचेगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू 64, यही तो बचेगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है परिधियों का अनुपात हमें निकालना है। तो ये जो 64 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर R की वैल्यू काटें यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 1 और इधर आएगा 64, यानी 1:64। इनके एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इनकी जो R क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो ये जो है 1:64 का जो है वो आपका त्रिज्या का अनुपात निकल के आ गया। त्रिज्या का अनुपात कैसे निकला, ये अभी R स्क्वायर का है, ये भी R स्क्वायर का है, लेकिन जब हम R की वैल्यू निकालेंगे, ये तो स्क्वायर है, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है, हम कह सकते हैं कि वर्गमूल होता है, वो 1 ही आएगा। ठीक, ये R स्क्वायर है 64 का, तो जब हम R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यानी R2 की वैल्यू निकालेंगे, तो 64 का वर्गमूल ले लेंगे यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, हमें चाहिए केवल R, तो ये भी स्क्वायर है, हमें चाहिए वर्गमूल इसका, तो ये आपका 1:8, यानी जो इसकी त्रिज्या का अनुपात है वो कितना निकल के आ गया, 1:8 निकल के आ गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का अनुपात होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी परिधियों का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 1:8 निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। सेम ऐसे ही कंडीशन। अगला प्रश्न है 11, 2 कोणों का अनुपात 5:4 है। यदि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक हो तो उस कोण का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देख लो 2 कोण दे रखे हैं, तो मान लेते हैं कि पहला कोण आपका दे रखा है कि 5x, दूसरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x, क्योंकि इनका अनुपात दे रखा है, 5 और 4 का अनुपात दे रखा है।
तो ऐसी कंडीशन में आपने देख लिया जो बड़ा होगा वो 5x होगा, जो छोटा होगा वो 4x होगा। तो यहाँ पर जो 10 डिग्री अधिक होगा वो छोटे में ही जोड़ना होगा, तभी बराबर होगा 5x बराबर 4x प्लस 10। ये इसकी कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर 4x को इस तरफ ले आओ इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो पहला कोड आपका बनेगा 5x था तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, दूसरा हो जाएगा आपका 40, ठीक, क्योंकि दूसरा 4x था, 4 इंटू 10 करते 40 आ जाता। तो इस तरह आपने देखा यहाँ पर दोनों कोड आसानी से निकल आए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 है, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 और अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं भिन्न, माना भिन्न बराबर x/y। पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि हर में 1 जोड़ो। ये लो भैया, हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न हो गई 1/2। अब चाहे तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लो कि कैसे होगा। तिर्यक गुणा करो, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, यदि अंश में 1 जोड़ दो, ये अंश में 1 जोड़ दिया और हर वैसे ही रख दिया तो ये कितनी हो जाती है, ये 1 के बराबर हो जाती है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी समीकरण क्या बनेगी, तिर्यक गुणा कर दो, x प्लस 1 बराबर y, ठीक। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो y है इस तरफ ले जाओ, 1 को उस तरफ ले जाओ, x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंडीशन तो ये बन रही है, मतलब एक समीकरण ये बन रही और एक समीकरण ये बन रही, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। तो इनको सॉल्व कर लो, 2x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर -1। क्या कर लो, साइन चेंज कर लो। तो ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट जाना है, ये 2x माइनस x बचेगा, ये 1 और ये प्लस का 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो आपकी आ गई 2, ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे, यही जो x की वैल्यू है चाहे तो ये पहली समीकरण में रख दो और चाहे तो दूसरी समीकरण में रख दो, किसी में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पर रखो, मान चलो तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस वाई ये 1 और ये उधर जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो जो हमने भिन्न मानी थी x/y, तो जो हमारी आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2/3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो जो भिन्न हमारी निकल के आ गई वो आ गई 2/3। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो तो बताना। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 13, बहुत आसान। इस तरह की चीज़ें हम लगभग हर प्रश्न में इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट वे में। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखो किया था, वहाँ भी तिर्यक गुणा किया था, यहाँ भी आपको तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। 9 का 1 में गुणा करो, x² + 5 का 1 में गुणा करो, x² 5 प्लस x² + 5 इक्वल टू 9, ये इसमें कर दो। x² 9 - 5 बराबर 4, x इक्वल टू √4, x इक्वल टू 2। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। देखो यहाँ पर लिखा ऐसे कि जैसे लगेगा कोई बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहे हैं, एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन निकालो, संपूर्ण पृष्ठ निकालो। बहुत आसान है, देखो व्यास दे रखा है 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आधी होती तो 14 हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई आपकी दे रखी है 18, ठीक, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहे हैं, वो आप लिख लेना। अब हमें आयतन निकालो। सबसे पहले आयतन कितना होता है बेलन का, πr²h, ठीक। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो 14 × 14, h है आपकी 18,
तो ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 18। इसको जब आप इन सभी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 11,088। 11,088 घन सेंटीमीटर आपका आयतन निकल आएगा। ठीक, अब अगर हम बात कर लें संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था, 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई का मतलब 22/7, आर आपकी कितनी है 14, एच आपका 18 और प्लस आर 14। ठीक, अब ये 7 दूना 14 कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, 22 दूना 44 दूना 88 गुणे 18 और 14, ये कितना हो जाएगा 8 4 12 और 3, यानी 88 गुणे 32, और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 2816, 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आएगा घन सेंटीमीटर। ठीक, तो ये चीज़ आप समझिए। देखो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आधार का व्यास दे रखा था, व्यास से आप निकाल लो त्रिज्या, ऊंचाई दे रखी, आयतन का फार्मूला लगाओ, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगाओ, आंसर आपके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पर कोई कोड तो दे नहीं रखा है कि हमें साइन ए का पता चल गया तो हम कॉस ए का निकाल लें। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ऐसी कंडीशन में हमें इसका जो लंब आधार कर्ण वाला फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज खींच लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और इसका जो फार्मूला होता है LAL KKA। ठीक, ये फार्मूला होता है। जो L/K होता है वो साइन का फार्मूला होता है, A/K जो होता है वो कॉस का फार्मूला होता है, और L/ जो होता है वो टेन का फार्मूला होता है, साइन कॉस टेन। ठीक, अब साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपका क्या हो जाएगा 3, कर्ण आपका हो जाएगा 4। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू चाहिए। तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, इससे मिलेगी आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमें पता नहीं, तो हमें आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण आपका दे रखा है 4 स्क्वायर, एल यानी लंब दे रखा है 3, और आधार आपको निकालना है। तो 4 चौको होता है 16, 3 तियाँ होता है 9, 16 - 9 करेंगे तो आएगा 7, ए स्क्वायर बराबर 7। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, √7 निकल के आ गई। तो ये चीज़ आप समझ गए, ए की कितनी वैल्यू आ गई 7, √7, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो √7। अब आप समझ गए बात को। अब ये कर्ण तो 4 निकल आया, लंब 3 निकल आया, और आधार आपका √7 निकल आया। अब ध्यान से अगर देखो, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए। कॉस ए आपका क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ये है आधार और ये है कर्ण, √7/4। हमें टेन ए की वैल्यू चाहिए, तो टेन ए की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। दोनों की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। देखो कई स्टूडेंट होंगे उन्हें शायद ये समझ में ना आया हो, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल में आपको बता दूं तो आप नीचे कमेंट बताना कि इसको डिटेल में बता दो। पाइथागोरस प्रमेय वाला जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं डिटेल में बता दूंगा। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में, क्योंकि सिलेबस में तो है ही, और एग्ज़ामिनर तो इस समय वैसे भी हटे हुए हैं, कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इसलिए अगर ये पूरा पढ़ना हो तो नीचे कमेंट बताना, मैं इसको पूरा डिटेल में एक वीडियो में समझा दूंगा आपके परीक्षा से पहले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्यिका निकालो 16वें प्रश्न में। दे रखा है पद दे रखे 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 भी शायद दे रखा है, कट गया थोड़ा, 18, और इनकी बारंबारता दे रखी 4, 5, 4, 6, 5, 4, 2। तो यहाँ पर वही करना, मध्यिका, पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक,
पद यहाँ पर देख लो 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 4, 5, 4, ये सब प्रश्न में ही दे रखा है, ये मैं अपने आप से नहीं लिख रहा हूँ। 4, 5, 4, 6, 5, 4, 2। ठीक, संचयी बारंबारता आपको अलग से लिखनी होगी। ये देखो 4 है, इसको ऐसे उतार दो। 4 में ये वाला 5 जोड़ो 9, 9 में ये वाला 4 जोड़ो 13, 13 में 6 जोड़ो 19, 19 में 5 जोड़ो 24 और 24 में 4 जोड़ो 28 और 28 में 2 जोड़ो 30। ठीक, तो यहाँ पर आपने देख लिया कुल मिलाकर हमारे पास पद कितने निकल के आ गए, 30। ठीक, जो ये आखिरी में निकलता है यही 30 होता है। आप चाहे तो इसको पूरे को जोड़ लोगे तब भी 30 आएगा। 4, 5, 9, 9, 4, 13, 6, 19, 5, 24, 4, 28, 2, 30, यानी पद निकल के आ गए 30 और 30 होता है सम। ठीक, अब मध्यिका निकालने के लिए हमें सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मध्यिका का सम वाला फॉर्मूला कौन सा होता है वो आपको मालूम होगा कि 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। इसको मैं आपको पूरे पेज पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये पद निकाल लिया गया और बारंबारता निकाल ली गई और उसके बाद संचयी बारंबारता निकाल ली। तो यहाँ पर पद आपके 30 आ गए जो कि सम संख्या। तो मध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वो 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो ऐसी कंडीशन में इनकी वैल्यूज रख दो। n कितना है, 30 है, तो हम कह सकते हैं 30/2 कितना हो जाएगा, 15वां पद हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो 30/2 क्या हो जाएगा, 15वां पद हो गया। और 30/2 प्लस 1 हुआ, ये 16वां पद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में 15वां पद कहाँ से लाएं, 16वां पद कहाँ से लाएं, ये भी देखना जरूरी है। अब यहाँ पर 15वां और 16वां पद पाने के लिए हमें इस टेबल में आना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 15 से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 15 से जस्ट बड़ा है 19 और 19 का जो पद निकल के आया वो 15। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 15वां पद तो निकल आया 15। अब यहाँ पर हमें 16वां पद भी चाहिए, तो 16 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 19 है और 19 का जो पद है वो 15 है। तो यानी दोनों का 15 ही निकल के आ गया। यानी 15वां पद ये भी 15 निकला, 16वां पद वो भी 15 निकला। तो 15 और 15 हो जाएगा 30। 1/2 इंटू 30 करेंगे तो आपकी जो मध्यिका निकल के आ गई वो आ जाएगी 15। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। बड़ा आसान सा मध्यिका का क्वेश्चन होता है और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मध्यिका का क्वेश्चन गलत मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न संख्या 17। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखो। यानी दोनों पासों पर विषम अंक आ जाएं, ऐसी कौन कौन सी घटना हो सकती है। तो विषम अंक आपको मालूम है 1, 3, 5 यही होते हैं पासे के अंतर्गत। तो दो पासे फेंके जा रहे हैं, तो मान लो पहले पासे पे 1 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए, तो ये देखो दोनों विषम हो गए। और कौन सी कंडीशन हो सकती, पहले पासे में 1 आ जाए दूसरे पासे में 3 आ जाए, पहले पासे में 1 आ जाए दूसरे पासे में 5 आ जाए। ये तो तब कंडीशन हुई जब पहले पासे में 1 आ रहा है। इसी तरह करके आप 1 से 6 तक बना सकते हैं। 3 1 की बनेगी, 3 1, 3 3 और 3 5। ठीक, 5 1, 5 3, 5 5। दोनों पर विषम अंक आने की जो घटना है उसका समुच्चय यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इनके अलावा ऐसा कोई और समुच्चय हो तो आप बताइए, उसको भी लिखा जाएगा यहाँ पर। फिलहाल इनके अलावा कोई और समुच्चय नहीं होगा। 1 1 1 3 1 5, 3 1 3 3 3 5, 5 1 5 3 5 5। अगर कभी कह दे कि इसकी संभावना निकालो, प्रायिकता निकालो, तो यहाँ पर ये कुल कितने हैं, ये हैं आपके 9 और टोटल कितने होते हैं दो पासों को फेंकने पर, 36। तो 9 चौको 36 यानी 1/4 इसकी क्या आ जाती है, संभावना। लेकिन संभावना पूछा नहीं गया है, तो हमें बस इतना करके आपको फाइनल उत्तर कर देना है। यही केवल समुच्चय लिखना था और यहाँ पर समुच्चय लिख दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है 13,122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। भाग देना है यहाँ पर, तो 13,122 का आप निकाल लो। जब भी ये कहे कि किस संख्या से भाग दें या कह दे किस संख्या से गुणा करें, तो आपको सदैव इसी ट्रिक से, इसी मेथड से करना होगा। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2। फिर से 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है, तो 6 5 11, 11 6 17, 1 18, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और ये आपका आ जाएगा 3 सत्ते 2100, सॉरी ये कितना आ गया, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24 आएगा यहाँ पर, 3 अट्ठे 24 और 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21। ठीक, आगे देखो ये कितना आएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 3 नौ 27, 729 आ गया। ठीक, आगे देखो फिर से 3 से डिवाइड करो तो 24 3 72, 3 अट्ठे 24, 1 3 27, 3 9, ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर पूर्ण घन हमें बनाना है। पूर्ण घन बनाने का अर्थ ये है कि सभी के त्रिक बन जाए। जैसे वर्ग निकालने में जोड़े बनाते हैं, घन बनाने में हम त्रिक बनाते हैं। त्रिक बनाओ, देखो 2 का तो त्रिक बन नहीं रहा है, 3 का 1 बना, 3 का 1 बना और इसमें देखो हमें क्या चाहिए, 1 और होता तो इसका भी त्रिक बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी, उससे हम भाग दे दें, भाग दे दें कि पूर्ण घन बन जाए। तो हमें भाग देना है, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हटा दो। ये 2 है आपका, ठीक, इसको हटा दो और ये हटा दो, इन सभी को क्या कर दो, हटा दो। 2 और 3 3 9, मल्टीप्लाई कर लो 18। यानी अगर ये 18 यहाँ से हट जाए तो हमें ये 2 त्रिक प्राप्त हो जाएंगे और वो आपका पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पर 13,122 में 18 का अगर हम भाग दे दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। तो ये आपका इसका आंसर निकल आया। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करो, यानी इसका घनमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो 13,122 में तो अगर हम 18 का भाग दे देंगे, या हम कह सकते हैं कि ये जो हमें मिल रहा है केवल इसी को पकड़ लो, इससे हमें 3 निकलेगा, इससे हमें 3 निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 और गुणे 3, 3 यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर 13,122 में हम 18 से भाग दे देंगे तो जो हमें प्राप्त संख्या होगी, प्राप्त संख्या हमें क्या आएगी, 13,122 में 18 को भाग दे देंगे तो हमें 729 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्या प्राप्त होगा, 729। तो 729 का जो घनमूल निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 9। तो यहाँ पर पहला तो आंसर आपका आ गया 18 कि 18 वह छोटी छोटी संख्या है, और दूसरा आंसर ये है कि प्राप्त संख्या का घनमूल निकालो। तो ये थी प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या का घनमूल 9 निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, उसका भी यहाँ पर सलूशन निकाला जाएगा। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता देना, उस डाउट का भी निस्तारण कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।